हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 7? इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक लगा लिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बना हुआ है, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग फटाफट रिविजन स्टार्ट कीजिए। और इससे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि एडिटोरिया के साथ साथ है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी, क्राउन पब्लिकेशन का, जीएससी के ज्ञान बिंदु जीएससी अकेडमी का, और इसके साथ साथ खान सर का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग वहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जैसे चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है आपसे कि जो भी चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेशन स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है। ध्यान देंगे, नहीं के बारे में पूछा है यहाँ पर आपको। तो कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है कि आपको ये काम में नहीं आता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में होता है, न कि कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में। ठीक है, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जैसे कि कड़े साबुन या पोटेशियम लवण जो होता है मुलायम साबुन होते हैं। कड़े साबुन कपड़ा धोने में तथा मुलायम साबुन स्नान करने में उपयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्यूडोमोनास जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन है जिसको थायमिन के नाम से, इसका थायमिन एक वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का आपको यहाँ से बी हो जाएगा, बी1। ठीक है, विटामिन बी1 जो है उसको थायमिन कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। उसके साथ साथ याद रखेंगे हम लोग B12 को क्या कहा जाता है। B12 जो है आपको यहाँ से साइनोकाबालामिन कहा जाता है। B12 को साइनोकाबालामिन बोला जाता है। और B2 को क्या कहा जाता है? B2 का रासायनिक नाम है आपको जाकर के इसका वहीं देखिएगा, B2 का राइबोफ्लेविन है। और इसके बाद आपको B6 अगर पूछता है तो B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका, B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसको सभी को याद रखेंगे, सभी पॉइंट्स को। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं हर एक प्रश्न में जो भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो ध्यान से आपको सभी पॉइंट को नोट करते चलना है, देखते चलना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक पर क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। इसका देखिएगा, जो भी आप लोग ऑप्शन का आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता चले। ठीक है, देखेंगे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ्लाविस का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक के द्वारा। एफ्लाविस जो होता है इसका उत्पादन कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो देखिएगा, रासायनिक समीकरण जो है आपको ये 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। द्रव्यमान संरक्षण नियम से आपको ये अनुसार इसका संतुलित होता है रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने दर्शाया था। परमाणु में धनावेशित कणों को 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने परमाणु में धनावेशित कण की उपस्थिति को दर्शाया था, इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं हम लोग देखेंगे जे थॉमसन, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का इसने ये खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज अगर पूछ देगा प्रश्न किसने किया तो जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। इसको डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैडविक 1932 में आपको, चैडविक जो है 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था।
ठीक है, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। और जे विल्सन विल्सन है जो कि न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन की खोज की था। आपको पॉजिट्रॉन का खोज आपको विल्सन और ये पाउली भी देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो हीमोफीलिया रोग होता है। इसमें जो होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो कि रक्त के स्कंदन में आपको जन्मे जो रक्त जमता है वो उसके लिए आवश्यक होता है, जो नहीं जमने देता है। तो ये आपको हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है। देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। रोग हो गया, यहाँ पर औषधि का नाम दे रखा है। देखिएगा मलेरिया आपको सीनियरिम। 9 का आपको राइट आंसर देखिएगा सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो मलेरिया आपको सीनियरिम ये है आपको सही है। कैंसर नेक्सवार ये भी सही है आपका। पोलियो ओपीवी, देखिएगा पोलियो ओपीवी ये गलत है आपका। कुष्ठ रोग DOTS है, ये भी सही है आपका। तो देखिएगा पोलियो जो है कि ओपीवी, जो ओपीवी का मतलब होता है आपको यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन है ये आपको, न कि दवा है। इसका राइट आंसर देखिएगा आपको ये सुमेलित नहीं है 3 नंबर यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डी है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, राइट आंसर स्पाइरोगाइरा यहाँ से आपका हो जाएगा। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर प्रश्न पूछता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो थैलोफाइटा आप लोग आंसर लगाएंगे। इस समूह में है जो कि पौधे, जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, जिसको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि उदाहरण में आपको देखिए क्या क्या आता है। इनमें से संवहन ऊतक नहीं होता है, जो कि स्पाइरोगाइरा आता है, कारा, फिर कैलेडोफोरा आदि ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? इनमें से देखिएगा दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, आंसर दीजिएगा आप लोग भी साथ साथ। लैक्टोजेन, रेनिन, कैसीन या मायोसिन। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैसीन। ठीक है, कैसीन जो है आपको दुग्ध प्रोटीन है, यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान देंगे यहाँ पर कि हम लोग के दूध का जो रंग उजला जो होता है, सफ़ेद होता है, किसके कारण होता है? ये आपको कैसीन के कारण ही होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और पीला आपको कौन सा, अगर पीला पूछ देता है कि दूध का जो रंग आपको पीला होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछ रहा है, तो 12 का यहाँ से राइट आंसर देखिएगा कौन सा सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, गलत के बारे में इसमें आंसर लगाना है हम लोग को। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है आपका। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, सही है। देखिएगा इनमें से गलत की पहचान करना है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, ये गलत है आपका। नेक्स्ट को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा होता है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से, ध्यान देंगे गेंद माफ़ कीजिएगा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गेंद की गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, गेंद की गति की विपरीत दिशा में जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये आरोपित होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से जल क्या है? ध्यान देंगे, रासायनिक रूप से जल जो है कि क्या है इसमें से? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एक ऑक्साइड है। क्या है आपको? रासायनिक रूप से जल क्या है? एक ऑक्साइड है, जो कि रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल जो है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो किसके होता है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है गति के दूसरे नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? ध्यान देंगे, अनुप्रस्थ तरंग क्या है? 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, कि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक क्या है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, कटहल यानी कि जैक फ्रूट जिसको कहा जाता है, खाने में योग्य भाग क्या होता है? यानी कि कटहल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं उसका? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहपत्र और परिदल पुंज। ठीक है, सहपत्र और परिदल पुंज हम लोग इसका भाग खाते हैं कटहल का। कटहल एक आवृतबीजी पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हेट्रोकार्पस हेट्रोफिलस। इसका ध्यान नाम याद रखेंगे। कटहल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेट्रोकार्पस हेट्रोफिलस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण जो है कि आपको नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण यहाँ से नहीं हो जाएगा। अदरवाइज इसमें सब सारी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे हम लोग कि क्या गुण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है, ध्यान रखेंगे। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन से। काफ़ी अच्छी प्रश्न है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला लिटमस से जो प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किससे? देखिएगा, बाह्य कर्ण बोल रहा है, यानी कि आपके कान का जो बाहरी भाग होता है कठोर लचीला भाग आपको किससे बना होता है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उपास्थि का बना होता है। ठीक है, उपास्थि का निर्माण जो है कंकाल संयोजी ऊतकों से होता है जो अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं। बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्नलिखित में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? ध्यान देंगे, एक्वारोजिया, ठीक है, इसमें जो है पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा। 1:3 होता है, यानी कि 1 होता है आपको नाइट्रिक एसिड और 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चलता है तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग किया गया? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 3 किलोवाट घंटा यहाँ से राइट हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, इसको देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे। देखिएगा, 60 वाट का एक रेडियो है जो कि 50 घंटा चलता है, तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का पूछ रहा है कि कितना खपत होगा, कितना हम लोग उपयोग किए। तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर E = PT हो जाएगा, यानी कि E विद्युत ऊर्जा के बराबर हो जाएगा आपको शक्ति गुने समय। ठीक है, शक्ति गुने समय हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, शक्ति गुने समय, टाइम। ठीक है, शक्ति यानी कि कितना आपको खर्च हो रहा है, तो 60 वाट। ठीक है, 60 गुने समय कितना है? 50। तो इसको गुना कर देंगे तो 6×5 = 30। ठीक है, 30 पे 2 0, यानी कि 3000 क्या हो जाएगा? 3000 वाट घंटा हो जाएगा, यानी कि 3000 वाट घंटा को हम लोग 3 किलोवाट घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष। कितना होनी चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था?
बिहार में पूछ रहा है, काफ़ी आपको ये भी आई लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, कि बिहार में आपको प्रथम बार आपको राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 में। इसको याद रखना है, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा बिहार में, 1968, 1968 है। इससे पहले जो आपको देखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, पहला प्रथम युद्ध। और द्वितीय युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध आपको 1971 में हुआ था, यानी कि उसके बीच में लगा था 1968 में। और भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है, कौन से भाग से है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। आपात उपबंध का भाग जो है आपको भाग 18 से संबंधित है। कितना से है, भाग 18 से संबंधित है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद पूछ जाएगा तो 352 से 360 याद रखेंगे, 352 से 360। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 39 का ए जो कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अनुच्छेद 44 में कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी आपको बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से देखेंगे कि अनुच्छेद 50 जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है, ये आपको अनुच्छेद 51 में आता है। कितना, अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। और अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देंगे, 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा में। धन विधेयक को, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है लोक लेखा समिति में। देखिएगा, ध्यान देंगे, लोक लेखा समिति में अगर सदस्य पूछता है तो आप कितना मारेंगे इसको। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें आपको 15 आपको लोकसभा से जाता है, 7 आपको राज्यसभा से, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने या कि इन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। कौन सा पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा का गठित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो देखिएगा, आपको सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1756। ठीक है, 1756 से 1763 चला था। कब से कब तक, 1756 से 1763 आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखेंगे, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का पहले देखिएगा, ऑप्शन नंबर 35 का आपको यहाँ से डी हो जाएगा, कोलकाता से हुआ था। कहाँ से, कोलकाता से। कोलकाता में आपको कोलूटोला मोहल्ला था एक, वहाँ से क्या था, जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो उदंत मार्तंड, ये नाम याद रखेंगे, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये आपको इसका प्रकाशन जो हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। 1826 डेट भी याद रखेंगे। तो कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, कब पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 36 का सी हो जाएगा इनमें से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का आपको दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। देखिएगा, इनमें से लंदन इंडिया सोसाइटी का दादा भाई नौरोजी ने किया था। लंदन सोसाइटी कब किया था, 1865 ईस्वी में। कब, 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने और W.C. बनर्जी ने मिल करके किया था लंदन में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 ईस्वी में। कब, 1866 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में क्या था, दादा भाई नौरोजी ने ही। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंडिया इसका नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो इंडिया आपको एसोसिएशन था, ये आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से, तो इसका आपको
स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी और तैलंग और फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किसने? 3 आदमी में तैयब जी, तैलंग और फिरोज शाह मेहता ने मिल करके किया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? ध्यान देंगे 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पारित, आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तो ये आपको तीनों सही है, ठीक है, कराची अधिवेशन में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका देखेंगे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का सूरत विभाजन हो रहा था, यह कब हुआ था? 1907 में, डेट याद रखेंगे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ देगा, डेट आपको कब हुआ था, छोटा डेट याद रखिएगा, 8/8/42। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, बंग भंग आंदोलन जो होता है उसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 हो जाएगा आपका, 1920-22। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? देखिएगा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था, कौन सा मुगल शासक था? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर ने इसको लागू किया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। अगला प्रश्न देखेंगे, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह कौन से मुगल शासक के दौरान हुआ था? 41 का डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय हुआ था। 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया? ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है, ऋग्वेद काल में पूछ रहा है। सिंधु, सरस्वती, गंगा या रावी? 42 का ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को काफ़ी सर्वाधिक आपको पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? कौन सा महाजनपद है? महाजनपद में जानेंगे कितने टोटल महाजनपद है, 16 महाजनपद थे, जिसकी आपको जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय से, ये भी जानेंगे प्रश्न हम लोग। और इसमें पूछ रहा है कि बिहार से संबंध नहीं रखता है। 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको देखिएगा, बिहार से संबंध नहीं रखता तो वत्स आपको ये बिहार के नहीं रखता है। अंग आपको, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध का राजगिरी था का राजधानी, वज्जी का वैशाली था आपको राजधानी। इसका सबका राजधानी भी याद रखना है आपको साथ साथ। ठीक है, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये आपको बिहार से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो 44 का आपको काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी माना जाएगा। 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था, तो कनिष्क ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 45 का आपको डी राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिएगा, उत्तर की दिशा में पूछ रहा है। 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। 47 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। देखिएगा, नदियाँ दिया है और सहायक नदी दिया है, नदी और सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा हो जाएगा आपको। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा का आपको तीस्ता हो जाएगा। फिर गोदावरी का सहायक नदी इंद्रावती हो जाएगी और यमुना का चंबल।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? 48 का बी राइट हो जाएगा। कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा डेल्टा तक है कोरोमंडल तट का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति कौन से फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। वही मत्स्य उत्पादन पूछ देगा तो मत्स्य उत्पादन आपको मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य ध्यान रखेंगे। दूध उत्पादन में दूध की उत्पादन होता है स्वर्ण क्रांति में। स्वर्ण क्रांति में आपको फल, शहद और बागवानी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ध्यान देंगे, सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 50 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका का ये जनजाति है कि मसाई कहाँ पूर्वी अफ्रीका का है। सेमांग, सेमांग देखिएगा कांगो नहीं है, सेमांग आपको कांगो में नहीं पड़ता है, ये मलेशिया में पड़ता है सेमांग, ठीक है। बद्दू कीनिया में नहीं, बद्दू सऊदी अरब का है, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है यानी कि नया है? 51 का ऑप्शन नंबर 51 का सी हो जाएगा, हिमालय श्रेणी जो है कि नवीन में आता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है कितनी होती है? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 घंटे और 52 मिनट। 24 घंटे और 52 मिनट होता है जाकर के एक चंद्र दिवस की अवधि। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से संबंधित है सौभाग्य योजना। क्या है? एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से संबंधित है सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न है कि अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग के अंतर्गत। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के अंतर्गत। नीति आयोग के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। देखिएगा, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका ध्यान रखेंगे। ये कब अस्तित्व में आया? छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता आपको नहीं किया जाता है शामिल एचडीआई में। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों आपको एचडीआई जो होता है मानव विकास सूचकांक, इसमें आपको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा जे चेलगिया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, तो क्या उपलब्ध नहीं कराता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध जो नहीं कराता है, 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को ये नहीं कराता है। निर्यात बैंक की स्थापना जो है आपको, निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक 1982 में हुई थी, इसका भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ध्यान देंगे, सबसे अधिक स्थिर पूछ रहा है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, महासागर, ठीक है, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी और आदमी। देखिएगा, आपको घास हो गया पहले, फिर बकरी हो गया, फिर उसके बाद आदमी, ये आपको खाद्य श्रृंखला का आपको निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। 60 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसको पहले हम लोग मिला देते हैं। उत्तराखंड, देखिएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको उत्तराखंड में पड़ता है। देखिएगा, मानस असम में पड़ता है। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा आपका। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। इस तरह से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 60 का यहाँ से कौन सा हो जाएगा? 60 का यहाँ से बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना देखिएगा 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। ये आपको बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड में पड़ता है कि बोकारो नामक स्थान पर रूस के सहयोग से की गई थी। ध्यान देंगे, यहाँ पर 1968 है, 1968 नहीं होगा, ये गलत दिया है आंसर, 1964 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसका आप लोग कमेंट में भी करके बताएंगे कि क्या राइट होना चाहिए। ठीक है, 1964 यहाँ पर राइट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। ध्यान देंगे, फेडरल असेंबली कौन सी देश की संसद का नाम है। 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की का यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की में आपको इसका ये ग्रैंड फेडरल असेंबली, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तुर्की जो ऑप्शन दे रहा है ये गलत है, गलत होना चाहिए। देखिएगा, फेडरल असेंबली पूछ रहा है, तो फेडरल असेंबली जो हो जाएगा ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड याद रखेंगे आप लोग। तुर्की का हो जाता है जाकर के ग्रैंड नेशनल असेंबली। ठीक है, तुर्की का संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाता है। वहीं फ्रांस का अगर पूछेगा तो फ्रांस का नेशनल असेंबली सिर्फ होता है, और मिस्र का हो जाता है आपको पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। लाली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह जो मनाया जाता है 64 का आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा हमर बेटी हमर मान, ठीक है, हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है। कौन से राज्य सरकार के द्वारा? 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का है हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड में जो हुआ है आपको ये स्टार्ट, कॉर्पट 2023 सैन्य अभ्यास आयोजन, ये भारत और किन देश के मध्य? थाईलैंड के बीच है। ये जो है कि आपको ये दोनों देशों का ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 68 नंबर प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 135वां स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है, ये यहाँ पर 2022 का पूछ रहा है, 2023 में भी आपको इसका आ गया है, शायद 126वां स्थान है शांति में भारत का। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे कि क्या राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसका पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अनवर इब्राहिम, ध्यान देंगे, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेशिया के ये बने हैं अभी प्रधानमंत्री, अनवर इब्राहिम। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है। यहाँ पर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल ये आपको विषय है विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 2023 का। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस अगर पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल, वहीं आपको डेट याद रखना है। ठीक है, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ से कि एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। एशियन गेम 2022 का आयोजन 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। फिजिक्स में किसको मिला है, ध्यान देंगे, किसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको देखिएगा 73 का डी यहाँ से राइट हो जाएगा आपको, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रांस और एलियल हुइलियर, ये तीनों आपको राइट हो जाएगा, सभी प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। केरल जो है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला आपको ये पहला राज्य है। के फोन, देखिएगा, के फोन के नाम से आपको ये अपना इंटरनेट सेवा शुरू करेगा, जो कि केरल के सभी राज्य के नागरिक को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो राइट आंसर 75 का आपको डी हो जाएगा, 500 ब्लॉक में। कितना? 500 ब्लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।